हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं इंग्लिश का क्लास 10th का जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर नंबर 4, दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब ये जो 4th चैप्टर आज हम करने वाले हैं इसके आज हम MIQs यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है रेडी होकर आप तक पहुंच चुका है, आपको मिल चुका है, सब कुछ सारे वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन आज हम एग्जाम पर्पस की अच्छी प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम सबसे पहले कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, फिर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे एंड लास्ट में हम कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपको पढ़ना पूरा ही है, लेकिन उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ। ओके, तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको एक्सट्रैक्ट अच्छे से पढ़ना है एंड इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कि उनके आंसर लिखने। फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। टू enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my best to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. ओके, तो ये जो आय है, बार बार आय की बात हो रही है, ये कौन है? ये खुद एन फ्रैंक है। ये जो एक्सट्रैक्ट है खुद एन फ्रैंक के द्वारा लिखा गया है, यानी कि एन फ्रैंक की जो बुक पब्लिश करी थी उनके फादर ऑटो फ्रैंक ने, उसमें कुछ बातें उन्होंने लिखी थी और उन बुक्स में से एक्सट्रैक्ट उठा के हमने एज अ चैप्टर यहाँ पे एज एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। ओके, तो एन फ्रैंक कहती हैं कि मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में ये लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड की इमेजिनेशन थी, यानी मैंने हमेशा से कल्पना करी थी कि मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी या मेरा कोई भी बेस्ट फ्रेंड होगा जिससे मैं अपनी हर बात, अपनी हर चीज़ शेयर करूंगी। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, मेरे कोई फ्रेंड्स थे ही नहीं। मेरी फैमिली अच्छी है, मेरी मदर फादर सिस्टर है, आंट्स हैं, मेरे कुछ 30 फ्रेंड्स भी है, लेकिन इतने लोगों में से मैं किसी को भी अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि कोई एक ऐसा पर्सन है ही नहीं जिससे मैं अपनी दिल की बात बोल सकूँ। ओके, तो वो कहती है ये जो लॉन्ग वेटेड अवेटेड मेरे दिमाग में कल्पना, एक इमेजिनेशन थी कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड होगी, तो अब कहती है अब पर मैं ऐसा नहीं करने वाली कि अब बेस्ट फ्रेंड का वेट करूं। क्यों? क्योंकि अब मेरी जो ये डायरी है इसी को ही मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल की हर एक बात इसमें लिखने वाली हूँ। कहती है आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। कहती है जैसे दूसरे लोग डायरी एंट्री करते हैं, डायरी में लिखते हैं, डायरी लिखने की जिनकी आदत होती है, वो क्या करते हैं, वो पूरे दिन का एक ब्रीफ रूटीन के बारे में लिख देते कि आज हमने ये किया ये किया ये किया। कहती मैं ऐसे जॉट डाउन यानी नोट डाउन नहीं करूंगी मैं हर एक चीज़, जैसे मोस्ट पीपल, जैसे काफ़ी लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड अ किटी। कहती है मैं चाहती हूँ कि डायरी ही अब मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाए, और जैसे हम किसी फ्रेंड से कैसे बात करते हैं नॉर्मली कैजुअली, जो दिमाग में आता है, जो समझ में आता है, जिस टाइम समझ में आता है, आप उस फ्रेंड से वो चीज़ बात कर लेते हो। तो कहती है जैसे एक बेस्ट फ्रेंड से बात करी जाती है उसी तरीके से मैं बेस्ट फ्रेंड की तरह इस डायरी में लिखा करूंगी, और बहुत कैजुअल लिखा करूंगी। कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं मैं रखने वाली हूँ, बस एक बेस्ट फ्रेंड की तरह मैं इस डायरी में लिखने वाली हूँ। और मैं अपनी डायरी को डायरी नहीं कहूँगी, अपनी बेस्ट फ्रेंड कहूँगी। और बेस्ट फ्रेंड का उसने एक नाम दे दिया जो कि है किटी, तो उसने अपनी डायरी का नाम दे दिया किटी। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द रीजन व्हाई एन फ्रैंक डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी। अब आपको ये 4 रीजंस गिवन है, यानी 4 ऑप्शंस गिवन है। आपको इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है जिस जो बता सके कि एन फ्रैंक ने डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड क्यों बनाया। ऐसा क्या रीजन था कि एन फ्रैंक को एक डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ा? तो ऑप्शंस है ए, शी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स, उसके कोई भी क्लोज फ्रेंड्स यानी बोले तो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे। शी वॉज अ गुड राइटर, वो एक बहुत अच्छी राइटर थी। शी लव टू एक्सप्रेस हर थॉट्स, उसको अपने विचार व्यक्त करना, थॉट्स को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता था। या शी वॉन्टेड टू बी डिफरेंट, उसको बहुत अलग होना था कि मैं एक डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी और सबसे अलग रहूंगी, तो उसको अलग बिल्कुल भी नहीं होना था। वो अपने थॉट्स अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है, ये हमने बिल्कुल देखा हुआ है, क्योंकि जब उसने अपने स्कूल टाइम के हमारे साथ इंसिडेंट्स शेयर करे हैं कि मिस्टर की सिंह ने जब उसको टॉपिक दिया था तो उसने लिखा था, तो बहुत अच्छी तरीके से उसने अपने विचार व्यक्त किए थे। लेकिन यहाँ पर ये रीज़न नहीं है कि इसने अपनी डायरी को बेस्ट फ्रेंड इस रीज़न से बनाया, तो ये तो नहीं है। वो बहुत अच्छी राइटर भी थी, ये हमें बिल्कुल पता चलता है कि स्कूल टाइम में भी वो बहुत अच्छा लिखती थी। जब मिस्टर की सिंह उसको क्या देते थे, टॉपिक्स देते थे अलग अलग लिखने के लिए, तो वो बहुत अच्छा लिखती थी बिकॉज शी वॉज अ गुड राइटर। लेकिन यहाँ पर ये रीज़न नहीं है कि क्योंकि वो अच्छी राइटर है तो एक डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना ले, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। शी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स, उसके कोई भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे जिससे वो अपने दिल की बातें शेयर कर पाए, और यही वो रीज़न था जिसलिए इसने अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया और उसको नाम दे दिया
किटी. तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, शी वॉन्टेड टू राइट इन अ डायरी अबाउट. अपनी डायरी में वो किस चीज़ों के बारे में लिखना चाहती थी? हर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में लिखना चाहती थी क्या? नो. इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ हर लाइफ, उसकी लाइफ के जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं क्या उनके बारे में लिखना चाहती थी? यस. हर सीक्रेट सुन ली, वो सिर्फ अपने सीक्रेट्स, अपने राज जो है उनके बारे में लिखना चाहती थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में लिखना चाहती थी. यस. क्या अपने स्कूल के बारे में लिखना चाहती थी? अगर स्कूल के बारे में कोई इंपॉर्टेंट डिटेल है तो लिखेगी. पर्टिकुलरली सिर्फ स्कूल के बारे में नहीं लिखने वाली वो, तो उसकी लाइफ की जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो लिखने वाली है. सब कुछ नहीं लिखेगी वो, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ का वो लिखेगी. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, वाई डिड एन कॉल इट या हर्स हर लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? वाई वुड शी राइट? तो एन ने इट यानी जो डायरी है उसको अपनी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड क्यों कहा है कि बहुत लंबे समय से मैं इस फ्रेंड का वेट कर रही थी और फाइनली अब मुझे फ्रेंड मिल गई है. तो डायरी को अपनी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड क्यों कहा है और उसमें वो क्यों लिखेगी? व्हाट वुड शी राइट, यानी वो उसमें क्या लिखने वाली है? सो द आंसर इज Anne called her diary long awaited friend because for a long time she wanted to have a friend in which she could confide and Kitty the diary served this purpose. तो एन ने अपनी डायरी को लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इसलिए किया क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से, बहुत लंबे समय से वो चाहती थी कि उसकी कोई ऐसी फ्रेंड हो जिसको वो कन्फाइड कर पाए. कन्फाइड करना यानी कि किसी को भी अपनी पर्सनल बातें, प्राइवेट बातें आप बता सकते हो. क्यों? क्योंकि उसको आप ट्रस्ट करते हो, किसी में आप विश्वास करते हो और अपने दिल की हर एक बात आप अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ की उनसे शेयर करते हो. तो वो भी चाहती थी लंबे समय से कि कोई फ्रेंड हो जिसको मैं कन्फाइड कर पाऊँ, अपनी हर एक चीज़ उसके साथ शेयर कर पाऊँ. और इसीलिए जो उसकी डायरी थी जिसका नाम उसने किटी रखा था, उसने ये पर्पस सर्व किया, यानी उसने उसकी इच्छा पूरी की. उसने अपनी डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया. एंड वॉट वुड शी राइट, वो क्या लिखेगी इस डायरी में? तो शी वुड राइट हर फीलिंग्स एंड इमोशंस इन हर डायरी, की उसकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या फील करती है, अच्छा बुरा जो भी, क्या उसके इमोशंस हैं, वो सब कुछ वो उस डायरी में लिखने वाली थी क्योंकि उसी को वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है. नेक्स्ट, हु इज द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट? ये जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है यानी वो फ्रेंड जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था, वो कौन सी फ्रेंड बताई गई है एक्सट्रैक्ट में? तो जो लंबे समय से जिसका इंतजार था वो कोई बेस्ट फ्रेंड थी और उसका क्या मेंशन हुआ है? हर डायरी वाज द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट. तो वो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड जिसका लंबे समय से इंतजार था वो फाइनली अब एन फ्रैंक को मिल गई और वो और कोई नहीं, उसकी खुद की डायरी थी और यही चीज़ एक्सट्रैक्ट में मेंशन करी गई है. फाइन, ओके. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट वाला एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारा खत्म है. नेक्स्ट रीड करते हैं. आई रोट द 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did. तो ये उस टाइम की बात है, ये एन फ्रैंक की सब लाइन्स कह रही हैं. ये उस टाइम की बात है जब एन फ्रैंक के स्कूल डेज की बात उन्होंने बताई कि जब मैं स्कूल में थी तो हमारे एक मैथ्स टीचर हुआ करते थे जिनका नाम मिस्टर कीसिंग था और वो एन फ्रैंक से बहुत अनॉयड, बहुत गुस्सा रहते थे क्योंकि एन फ्रैंक वॉज वेरी टॉकेटिव, क्लास में बहुत बातें करती थी, बातूनी लड़की थी. और उन्होंने गुस्सा होकर उनको क्या किया, उसको एक टॉपिक असाइन कर दिया कि अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स यानी जो इंसान बहुत चपड़ 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 बातें करता है उसे हम चैटर बॉक्स कहते हैं. तो मिस्टर कीसिंग ने टॉपिक दे दिया, अ चैटर बॉक्स टॉपिक पे तुम लिख कर आओगी क्योंकि तुम ही चैटर बॉक्स हो. तो वो कह रही है कि मैंने इस टॉपिक पे 3 pages लिख दिए जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे असाइन किए थे, मुझे लिखने को दिए थे. इस टॉपिक पे मैंने 3 pages लिख दिए एंड वॉज सेटिस्फाइड. इससे मैं भी बहुत सेटिस्फाइड थी और मैंने इतना अच्छा लिखा था कि मिस्टर कीसिंग भी बहुत सेटिस्फाइड थे. उसमें क्या लिखा एन फ्रैंक ने, अब वो बता रही है कि मैंने उसमें लिखा था कि टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. तो कहती है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो ट्रेट होते हैं, उनका मेन कैरेक्टर, उनका मेन फीचर, स्टूडेंट्स की जो मेन क्वालिटी होती है वो यही होती है कि वो बातें करेंगे क्योंकि बच्चे हैं, बातें तो करेंगे क्योंकि वो इतने ज़्यादा क्यूरियस हैं, जानने के इच्छुक है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ. उनके मन में इतने डाउट्स हैं कि वो बातें तो करेंगे ही. तो ये आर्ग्यू किया उसने, यानी ये चीज़ की उसने पॉइंट लिखा उस असाइंड टॉपिक में कि भाई ये स्टूडेंट का ट्रेट है, यानी स्टूडेंट की बात करना तो ये उनका नेचुरल है. मैं नेचुरल चीज़ को कैसे रोकूं, बात तो मैं करूंगी लेकिन मैं बिल्कुल अपनी बेस्ट कोशिश करूंगी कि मैं इसको कंट्रोल में रखूं, पर बात तो मैं करूंगी. और मैं इसको कभी भी क्योर यानी ठीक नहीं कर पाऊंगी अपने लिए कि मैं बिल्कुल ही बात करना बंद कर दूं
क्यों? क्योंकि मुझे ये जो हैबिट है, ये जो आदत है, कहाँ से मिली है? अपनी मदर से मिली है, क्योंकि मेरी मदर भी उतना ही बात करती है जितना मैं बात करती हूँ। तो ये आदत तो मेरी ठीक कभी नहीं होगी और मैं बात करना बंद भी नहीं करूँगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की हैबिट होती है बात करना। लेकिन मैं पूरी अपनी बेस्ट ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं इस हैबिट को क्लास में कंट्रोल में रखूँ। ओके, सो दिस वॉज योर सेकेंड एक्सट्रैक्ट. Now let's check the questions based on this extract. Question number 1. Anne argued that. Anne ने क्या आर्ग्यू किया, क्या बहस लिखी उस पूरे टॉपिक में जो उसको मिस्टर कीसिंग ने दिया था? That talking was a necessary trait for any student, कि बात करना एक बहुत ज़रूरी ट्रेड, बहुत ज़रूरी फीचर है किसी भी स्टूडेंट के लिए. यस, ये उसने कहा था. फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं. स्लीपिंग वॉज अ नेसेसरी ट्रेड फॉर एनी स्टूडेंट, की सोना बहुत ज़रूरी. तो सोने की बातें होती नहीं थी, क्योंकि एन क्लास में सोती नहीं थी, बातें बहुत करती थी. क्लीनिंग वॉज अ नेसेसरी ट्रेड फॉर एनी स्टूडेंट, की साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी स्टूडेंट के लिए. नहीं, साफ सफाई की बात एक्सट्रैक्ट में नहीं करी गई है, बात करी गई है एन के टॉकेटिव एटीट्यूड की, तो ये तो नहीं होगा. थिंकिंग वॉज अ नेसेसरी ट्रेड फॉर एनी स्टूडेंट, की सोचना किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रियलिटी में देखें तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ सेंटेंसेज दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. अब आपके सामने 4 सेंटेंसेस गिवन है और आपको रीड करना इन सेंटेंसेस को और बताना है कि कौन से सेंटेंस नॉट ट्रू है, यानी कौन से सेंटेंसेस सही नहीं है, यानी बेसिकली वो सेंटेंसेस फॉल्स है, यानी कि गलत है. तो आपको गलत वाले सेंटेंसेस चूज करने हैं और ये सारे सेंटेंसेस आपके एक्सट्रैक्ट पे ही बेस्ड है. लेट्स रीड द सेंटेंस ए. एन फ्रैंक वॉज वेरी टॉकेटिव. एन फ्रैंक तो बहुत टॉकेटिव थी, बहुत बातूनी थी. यस, ये बात सही है, लेकिन हमें तो फॉल्स यानी गलत वाला ऑप्शन चूज करना है, तो ये वाला हम ऑप्शन चूज नहीं करेंगे. शी हैड इनहेरिटेड दैट ट्रेट फ्रॉम हर मदर. ये जो ट्रेट, ये जो क्वालिटी थी उसकी बहुत बात करने की, उसको ये अपनी माँ से इनहेरिट मिली है, यानी कि अपनी माँ से विरासत में मिली है. यस, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें तो फॉल्स वाले सेंटेंसेस चाहिए. मिस्टर कीसिंग वॉज सैटिस्फाइड विथ हर ऐसे. जो ऐसे, जो टॉपिक उन्होंने लिखने को दिया था और चैटर बॉक्स पे एन फ्रैंक को, मिस्टर कीसिंग बहुत सैटिस्फाइड थे जो भी उसने लिखा था. तो यस, ये बात बिल्कुल सही है कि मिस्टर कीसिंग बिल्कुल सैटिस्फाइड थे एन फ्रैंक के टॉपिक से. तो ये वाला पॉइंट भी हम बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि ये सही है, हमें तो गलत वाले लेने थे. ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर दिया गया कोई भी सेंटेंस गलत है ही नहीं, सारे सही हैं. तो यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. कोई भी सेंटेंस गलत नहीं था, सारे सही थे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं. एक पॉइंट, एक सेंटेंस नंबर ए और एक सेंटेंस नंबर बी. पहले उसको रीड करते हैं. सेंटेंस ए बोल रहा है एन वॉज सैटिस्फाइड विथ हर असाइनमेंट. एन खुद भी अपने असाइनमेंट से बहुत सैटिस्फाइड थी. तो यस, ये बात बिल्कुल सही है कि एन खुद भी बहुत सैटिस्फाइड थी और मिस्टर कीसिंग भी बहुत सैटिस्फाइड थे जो भी उसने लिखा था. तो यस, ये स्टेटमेंट सही है. बी वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. एन वॉज टॉकेटिव. एन बहुत टॉकेटिव, बहुत बातूनी, बातें करने वाली लड़की थी. यस, ये बी वाला स्टेटमेंट भी सही है, यानी ए एंड बी दोनों स्टेटमेंट्स आर राइट. अब ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, कि ए सही है और बी गलत है. तो ये तो ऑप्शन हम नहीं लेंगे क्योंकि ए एंड बी दोनों सही हैं. बी इज ट्रू, ए इज फॉल्स, कि बी सही है और ए गलत है. तो ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ए एंड बी दोनों सही हैं. सी बोथ आर ट्रू, दोनों ट्रू है यानी दोनों सही है. यस. डी बोथ आर फॉल्स, की दोनों ही गलत है. तो वो तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है कि दोनों सही है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, What did Mr. Keesing ask Anne to write? मिस्टर कीसिंग जो कि मैथ्स टीचर थे एन के, उन्होंने एन को क्या लिखने को बोला? तो मिस्टर कीसिंग आस्क्ड एन टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स. तो मिस्टर कीसिंग ने बोला कि तुम एक एसे यानी एक पूरा निबंध लिख के आओगी. किस टॉपिक पर? अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स वो इंसान होता है जो बहुत चपड़ 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 कंटिन्यूसली बात करे जाता है और रुकता ही नहीं है. ओके. नेक्स्ट, हु वॉज मिस्टर कीसिंग? ये मिस्टर कीसिंग थे कौन? तो मिस्टर कीसिंग एन ओल्ड फौजी वॉज एंड्स मैथ्स टीचर. तो जो मिस्टर कीसिंग थे वो एक ओल्ड फौजी थे. ओल्ड फौजी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो बहुत ओल्ड फैशनड है, जो बहुत पुराने ख्यालातों का है, बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का टीचर और बहुत फ्रेंडली टाइप का टीचर नहीं है. तो मिस्टर कीसिंग जो कि एक ओल्ड फौजी थे वो एन के मैथ्स के टीचर थे. ओके. तो यह थे हमारे मिस्टर कीसिंग.
ओके, एंड यहाँ पे हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस चैप्टर के, एंड नाउ वील सी सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट डिड एन फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी? अपनी डायरी में एन फ्रैंक ने कुछ बातें अपनी फैमिली के बारे में भी लिखी हैं, तो अपनी फैमिली के बारे में क्या बातें लिखी हैं एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में? लेट्स चेक द आंसर। Anne Frank told that she had a very lovely and caring family. Her parents and her elder sister loved her a lot. There were about 30 people whom she could call friends. She had loving aunts and a good home. However, she wanted to have a true friend with whom she could share her feelings and thoughts. तो एन फ्रैंक बताती हैं कि उसकी फैमिली बहुत ही लवली एंड केयरिंग, बहुत ही प्यारी और बहुत ही केयर करने वाली उसकी फैमिली है। उसके पेरेंट्स हैं घर में, और उसकी एक एल्डर सिस्टर, एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है मार्गोट, जिसका नाम है मार्गोट। ओके, ये उसकी बड़ी बहन भी है और ये सभी लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा कम से कम घर कुछ 30 पीपल, कुछ 30 लोग ऐसे होंगे जिनको वो फ्रेंड्स कहती है, यानी कुछ 30 लोग ऐसे बच्चों को वो जानती है जो फ्रेंड्स हैं उसके, एक तरीके से दोस्त हैं। और उसकी लविंग आंट्स है, घर में कुछ आंटीज़ हैं, कुछ आंट्स हैं जो बहुत लविंग है, बहुत प्यारी है, और उसका एक बहुत गुड होम, एक बहुत प्यारा अच्छा सा घर है। लेकिन फिर भी उसको एक ट्रू फ्रेंड की, एक सच्चे दोस्त, एक बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत थी जिससे वो सब कुछ अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स की वो क्या फील कर रही है, क्या सोच रही है, सब शेयर करना चाहती थी। सब घर में थे, सब कुछ बहुत प्यार करते थे, सब लोग बहुत प्यारा सा घर था, सब कुछ बेस्ट था, लेकिन फिर भी एक बेस्ट फ्रेंड की कमी थी एन की लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द एंटायर क्लास क्वेकिंग इन देयर बूट्स? पूरी क्लास जो थी एन फ्रैंक की, जो बच्चे थे पूरी क्लास में, व्हाई वर दे क्वेकिंग इन देयर बूट्स? ये क्वेकिंग इन देयर बूट्स फ्रेज का क्या मीनिंग है? शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। क्वेकिंग इन देयर बूट्स का मतलब होता है जब आप बिल्कुल डर की वजह से इतने नर्वस हो गए हो, इतने डर गए हो, फेयर से भर गए हो कि आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, इतना डर गए हो आप, शेक कर रहे हो, यानी यू आर ट्रेम्बलिंग विथ फेयर। ओके, तो एन क्या हुआ था ऐसा कि एन की क्लास में सारे बच्चे देवर क्वेकिंग इन देयर बूट्स, यानी कि वाई वर दे सो मच अफ्रेड, क्यों डर गए थे, कि वो कांप रहे थे। सो द आंसर इज, एज द टाइम फॉर डिक्लेयरिंग द एनुअल रिजल्ट्स वाज कमिंग क्लोजर, टीचर्स वुड डिसाइड whom to pass and whom to retain in the same class in a meeting soon. That is why the whole class was quaking in their boots. तो ऑब्वियसली वो टाइम आ गया था स्कूल में, क्लास में, कि एनुअल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाने वाले थे, कि साल का फाइनल एग्जाम के जो रिजल्ट थे वो डिक्लेयर किए जाने वाले थे, और वो टाइम बहुत पास आ रहा था, कुछ ही दिन में वो टाइम आने वाला था कि रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं, और टीचर्स जो थी वो ये डिसाइड करने वाली हैं कि किन बच्चों को नेक्स्ट क्लास में पास करें और किन बच्चों को उसी सेम क्लास में रिटेन करें, यानी रोक के रखेंगे। और ये सब कुछ एक मीटिंग में जल्द ही डिसाइड होने वाला था, टीचर्स की मीटिंग में। तो वो टाइम आ रहा था, रिजल्ट्स का टाइम आ रहा था, और इसी वजह से जो पूरी क्लास थी देवर क्वेकिंग इन देयर बूट्स, यानी डर के मारे कांप रहे थे कि पता नहीं हम फेल होंगे, पास होंगे, इसी क्लास में रह जाएंगे या प्रमोट हो जाएंगे। दैट इज व्हाई द चिल्ड्रन वर अफ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anne says that she doesn't plan to let anyone else read her diary. What is ironical about this? जब एन अपनी डायरी लिखती है तो वो इंट्रोडक्शन में ये कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती और मैंने बिल्कुल भी ऐसा प्लान नहीं किया कि कोई भी मेरी डायरी पढ़े, क्योंकि डायरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ चीज़ें बता रही हूँ, तो कोई भी मेरी डायरी नहीं पढ़ेगा। लेकिन इस बात के बारे में आयरॉनिकल क्या है, यानी विडंबना, आयरनी क्या है? तो आयरनी ये है कि एन ने डिसाइड किया था डायरी कोई नहीं पढ़ेगा, डायरी जो किटी है वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी नहीं पढ़ेगा मेरी डायरी को। लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो उसके फादर ऑटो फ्रैंक ने इतनी अच्छी डायरी को पब्लिश कराया, और आज दुनिया के हर एक इंसान ने एन फ्रैंक की जो डायरी है वो पढ़ी हुई है। इनफैक्ट उसकी जो डायरी थी वो डच लैंग्वेज में थी और उसको कन्वर्ट करा गया, ट्रांसलेट करा गया अलग अलग लैंग्वेजेस में, ताकि हर कोई उसकी डायरी को पढ़ सके, क्योंकि वो इतने रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड थी उसकी डायरी। यस, तो यही बहुत आयरॉनिकल, बहुत विडंबना की बात है कि उसने तो कहा था मेरी डायरी कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन पूरी दुनिया ने उसकी डायरी पढ़ी। ओके, सो द आंसर इज, Anne believes that no one would be interested in reading a diary of a 13-year-old teenager. In addition, she would not let anyone read her diary because she would share all her secrets with her diary. These statements by Anne are ironical because after her death, her father Otto Frank published it and it was translated into many languages of the world. Today, it has become one of the most read books of all time. तो एन को ये लगता था कि
एक 13 साल के टीनेजर, क्योंकि वो खुद 13 ईयर्स की थी, तो कहती है एक 13 साल के टीनेजर की बुक किताब पढ़ने में कौन इंटरेस्टेड होगा। क्या बच्चों की बातें अलग होती हैं, बड़ों की बातें अलग होती हैं, तो कहती है 13 साल की बच्ची एक टीनेजर की बातें और डायरी पढ़ने में कौन इंटरेस्टेड होगा। और साथ ही उसने कहा था कि ये जो डायरी है वो कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैं अपने सारे सीक्रेट्स अपनी डायरी यानी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करती हूँ, तो नोबडी विल रीड दिस डायरी। और ये सारे स्टेटमेंट्स जो एन ने कहे थे ये आयरॉनिकल है, यानी विडंबना से भरे हुए हैं, क्योंकि उसकी जब डेथ हो गई थी टाइफस नाम की बीमारी से, तो उसके जो फादर हैं ऑटो फ्रैंक, उन्होंने ये बुक पब्लिश करा दी मार्केट में, और इस बुक को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करा गया, यानी अनुवाद कराया गया दुनिया की अलग अलग लैंग्वेजेस में, और आज ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। तो वो किताब जिसको एन ने कहा था कोई नहीं पढ़ेगा, उसको आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है। तो ये चीज़ बहुत आयरॉनिकल है, यानी विडंबना से भरी हुई है। नेक्स्ट, कॉमेंट ऑन द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप शेयर्ड बिटवीन एन एंड मिस्टर कीसिंग। एन और मिस्टर कीसिंग के बीच में कैसा टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप था, क्योंकि मिस्टर कीसिंग उसके टीचर थे और एन उसकी स्टूडेंट थी, तो ये टीचर और स्टूडेंट का आपस में कैसा रिलेशनशिप था ये आपको बताना है। लेट्स चेक द आंसर। The teacher-student relationship between Mr. Keesing and Anne was not amiable. He was annoyed with Anne's talking in class, for which he punished her thrice. However, in the end, he praised her writing talent in front of the class and allowed her to talk. तो जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप था मिस्टर कीसिंग जो कि उसके मैथ्स टीचर थे और एन के बीच में वॉज नॉट एमिएबल। एमिएबल यानी फ्रेंडली, तो उनका कोई रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। वो बहुत ज़्यादा अनॉयड यानी गुस्से में चिड़े हुए रहते थे एन से, क्योंकि एन की एक टॉकिंग करने की हैबिट थी क्लास में, कि क्लास चल रही है वो बहुत कंटिन्यूसली पचड़ 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 बात करती रहती है, और जिस वजह से उन्होंने एन को 3 बार पनिश भी किया। उन्होंने एन को 3 बार अलग अलग टॉपिक्स दिए, पहले दिया था अ चैटर बॉक्स, फिर बोला था एन इनकॉन्ग्रुएंस चैटर बॉक्स, फिर थर्ड टॉपिक दिया था क्वैक 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 सेड द मिस्ट्रेस, यस मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये इस टाइप के अलग अलग टॉपिक्स दिए कि जाओ ऐसे लिख कर उनके ऊपर। लेकिन फिर भी एंड में जब क्लास ख़त्म होती थी तो मिस्टर कीसिंग हमेशा उसको प्रेस करते थे, यानी हमेशा उसकी तारीफ़ करते थे, और जो इतना अच्छा उसका राइटिंग टैलेंट था कि वो लिखती बहुत अच्छा थी, उसकी हमेशा तारीफ़ करते थे कि तुमने लिखा बहुत अच्छा, और पूरी क्लास के सामने उसको उसकी तारीफ़ भी करते थे। और फिर लास्ट में उन्होंने उसको बात करने के लिए अलाउ कर दिया था कि ठीक है तुम बात कर सकती हो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स की तो ट्रेड होती है बात करना, जैसा कि एन ने अपने फर्स्ट टॉपिक में लिखा था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि ठीक है तुम बात कर सकती हो। तो चिढ़ गए थे बात करने के टॉपिक से, लेकिन फिर भी बाद में खुश हो गए थे कि उसने लिखा बहुत अच्छा था सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैरिफाई व्हाई इट इज फेयर टू से दैट मिस्टर कीसिंग वाज इनोवेटिव विथ हिज पनिशमेंट्स। आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, यानी क्लियरली बताना पड़ेगा कि ये बोलना बिल्कुल फेयर है, यानी ये बात बिल्कुल बोलना सही है कि जो मिस्टर कीसिंग थे वो बहुत इनोवेटिव तरीके से अपनी पनिशमेंट्स देते थे, यानी जो भी पनिशमेंट्स उन्होंने एन को दी थी वो पनिशमेंट्स बहुत इनोवेटिव थी, बहुत नए तरीके की पनिशमेंट थी। उन्होंने एन को ना मारा ना स्टैंड अप कर दिया, ना बोला कि गेट आउट ऑफ द क्लास, ऐसा कुछ भी नहीं किया। पनिशमेंट तो दी लेकिन बहुत इनोवेटिव तरीके की दी। तो लेट्स रीड द आंसर। Mr. Keesing was innovative with his punishments because he punished her differently. Despite being a maths teacher, he asked Anne to write essays on Chatterbox. He did this to make her understand the ill effects of talking in the class and rectify herself. तो मिस्टर कीसिंग यस डेफिनेटली बहुत इनोवेटिव थे, यानी बहुत ही अतरंगी तरीके बहुत क्रिएटिव तरीके से पनिशमेंट दे रहे थे एन को। क्यों? क्योंकि उनकी पनिशमेंट्स बहुत डिफरेंट थी, यानी बहुत अलग तरीके से पनिशमेंट दे रहे थे। कैसे? डिस्पाइट बीइंग अ मैथ्स टीचर, वो खुद तो एक मैथ्स टीचर थे लेकिन उसको इंग्लिश के एसेज लिखने के लिए दे रहे थे अलग अलग टॉपिक्स पे। पहले उन्होंने दे दिया था चैटर बॉक्स, फिर बाद में दिया था एन इनकॉन्ग्रेजिबल चैटर बॉक्स, फिर थर्ड दिया था क्वैक 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 सेज द मिस्ट्रेस इन हर चैटर बॉक्स। ये अलग अलग तरीके की उन्होंने टॉपिक्स दिए थे उसको लिखने के लिए कि इंग्लिश में लिख के आओ। और ये सब उन्होंने इसीलिए किया था ताकि एन ये बात अंडरस्टैंड कर पाए, यानी समझ पाए कि क्लास में बात करने के इल इफेक्ट्स क्या होते हैं। यानी अगर आप क्लास में बात करोगे तो उसके रिजल्ट कितने ख़राब निकलते हैं कि आप टॉपिक मिस कर जाओगे, टीचर जो एक्सप्लेन कर रहा है वो मेथड नहीं समझ पाओगे, फिर बाद में डाउट्स होंगे एंड फिर एग्जाम में भी वो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ। तो इसीलिए वो कर रहे थे कि ताकि वो समझ पाए कि क्लास में बात करने के तरीके रीजंस क्यों गलत है, और फिर वो और ताकि वो अपने आप को रेक्टिफाई कर पाए, यानी कि करेक्ट कर पाए, अपनी इस गलती को सुधार कर पाए वो।
कि मुझे क्लास में बात नहीं करनी है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है, क्लास के बाहर जाके या जब पढ़ाई नहीं हो रही हो तब बात करें, लेकिन जब टीचर पढ़ा रहा है तो बात नहीं करनी है। इसीलिए उन्होंने ये इनोवेटिव तरीके की पनिशमेंट्स दिए थे एन फ्रैंक को। ओके, यहाँ पर हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अब खत्म होते हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड किटी हेल्प एन ओवरकम हर लोनलीनेस? ये जो किटी थी, यानी एन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी अपनी डायरी का जो नाम था उसको किटी दे दिया था। एन की डायरी का नाम किटी था। तो जो किटी थी एन की लोनलीनेस से ओवरकम करने में उसकी कैसी मदद करती थी? एन बहुत ज़्यादा लोनली फील करती थी, बहुत ज़्यादा अकेला फील करती थी। उसे लगता था कि मेरी लाइफ में कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं है जिससे मैं अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स शेयर कर पाऊँ। लेकिन किटी उसकी ये जो लोनलीनेस थी, जो उसकी लाइफ में जो अकेलापन खालीपन था, उसको कैसे हटाने में उसकी हेल्प करती थी, ये आपको बताना है। लेट्स चेक द आंसर। Anne thought that she could confide more in her diary than people because she did not have a true friend. She did not know anyone with whom she could share her feelings. तो Anne ने ये thought यानी ये सोचा कि वो अपनी डायरी में कन्फाइड कर सकती है। कन्फाइड यानी जब आप अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने पर्सनल और प्राइवेट लाइफ की बातें किसी इंसान से शेयर करते हो जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो कि नहीं ये मेरी बात किसी को नहीं बोलेगा, तो वो सोचती थी कि जो मेरी डायरी है मैं उस पर कन्फाइड कर सकती हूँ, यानी उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, ना कि किसी इंसान पे, दूसरे लोगों पे नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी कोई ट्रू फ्रेंड थी ही नहीं, कोई बेस्ट फ्रेंड उसका कोई था ही नहीं। तो उसने सोचा कि मैं सब कुछ अपनी डायरी को बताती हूँ, और वो किसी को जानती भी नहीं थी जिससे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाए। घर में थे तो बहुत सारे लोग, फ्रेंड्स कहने को भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन अपनी दिल की बात कहने वाला उसको कोई नहीं मिलता था। Although she had a great number of friends and had also spent good times with them, she was unable to share her views and thoughts with them. She had also a loving family and a good home. तो भले ही उसके बहुत ग्रेट नंबर ऑफ फ्रेंड्स थे, कुछ 30 फ्रेंड्स थे उसके, जिनके साथ वो बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करती थी, घूमती थी, फिरती थी, लेकिन फिर भी अपने व्यूज़, विचार, थॉट्स, अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर नहीं कर पाती थी। उसकी एक बहुत ही लविंग फैमिली, वो उसको बहुत प्यार करने वाली, बहुत केयरिंग फैमिली थी उसकी, एक बहुत प्यारा सा घर भी था। However, she never found anyone to confide her secrets. लेकिन फिर भी उसको ऐसा कोई नहीं मिला इस पूरी दुनिया में जिससे वो अपने सीक्रेट्स कन्फाइड कर पाए, यानी अपने पूरे राज किसी से शेयर कर पाए। She believed that nobody would be interested enough in her feelings and views. उसको ऐसा यकीन था कि मेरी फीलिंग्स, मेरे व्यूज़, मैं कैसा सोचती हूँ, मुझे कैसा लगता है, ये सब बातें सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। When Anne got her diary, she decided to share everything with it. She treated her diary as her best friend. और जब एन को अपने 13th बर्थडे पर एक डायरी गिफ्ट में मिली उसके पापा, उसके फादर से, तो उसने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं आपसे अपनी सारी चीज़ें किससे शेयर करूँगी, अपनी डायरी से ही शेयर करूँगी और उसी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाऊँगी मैं। इट वुड कीप हर लाइफ अ सीक्रेट एंड वुड नॉट रिएक्ट एज पीपल डिड। ये जो डायरी है वो एन की लाइफ को सीक्रेट रखेगी। इट यानी कि जो डायरी है वो एन की लाइफ को बहुत सीक्रेट रखेगी, और जैसे लोग अलग अलग अजीब अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं किसी की भी बात पर, ये डायरी रिएक्ट नहीं करेगी। अगर मानो मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है, मैंने कुछ अपनी बात बताई, तो वो अलग रिएक्शन देगी अपना, अरे ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, यू वुड हैव डन दिस, रिएक्शंस देगी अपने। लेकिन जो डायरी है वो चुपचाप मेरी सब बातें सुनेगी और कोई अपने रिएक्शंस नहीं देगी। So she confided everything in the diary, be it her family, her fears, her loneliness, her life, etc. It was the diary that gave her this support. तो वो अपनी डायरी पे ही कन्फाइडेड थी, यानी अपनी सब पर्सनल प्राइवेट चीज़ें अपनी डायरी से ही शेयर करती थी। चाहे अब उसमें वो अपनी फैमिली के बारे में लिखे, उसके क्या डर हैं जीवन में, लाइफ में, उनके बारे में, या उसकी लोनलीनेस, उसकी लाइफ में जो खालीपन, अकेलापन है, उसके बारे में लिखे, कि एटसेट्रा, और उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ के बारे में, और एटसेट्रा कोई भी चीज़ है, सबके बारे में वो किस में लिखेगी? अपनी डायरी में। और ये डायरी ही थी जो उसको हमेशा सपोर्ट देती थी, एक सहारा देती थी, और उसको अकेला फील नहीं होने देती थी। तो इस तरीके से एन फ्रैंक ने डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया, और उसकी जो लोनलीनेस थी, जो खालीपन था उसकी लाइफ में, वो उसने, डायरी ने उसकी लाइफ से हटाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एन फ्रैंक। आपको ब्रीफ यानी शॉर्ट में एन फ्रैंक के बारे में एक अच्छे से डिस्क्रिप्शन देना है, एक ऐसा डिस्क्रिप्शन यानी जिसमें सब कुछ उसकी बातें इंक्लूड हो जाएं जो भी हमने चैप्टर में पढ़ी है। लेट्स चेक द आंसर। Anne Frank was a young Jewish girl. She lived with her parents in Germany, but Hitler's Nazi party was against the Jews. The Nazis were killing the Jews and were forcing them to work in the
कंसंट्रेशन कैंप्स। तो एन फ्रैंक एक यंग जूइश गर्ल थी, एक 13 साल की जू गर्ल थी, जो जुडाइज्म वाले लोग होते हैं ना, जू पीपल जो होते हैं वो लड़की थी, और वो अपने पेरेंट्स के साथ जर्मनी में रहती थी। अब जर्मनी का नाम जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में एडोल्फ हिटलर का नाम भी आता है, जो जर्मनी में था। एडोल्फ हिटलर जो था वो उसने अपनी एक नाजी पार्टी फॉर्म करी थी, एक पार्टी बनाई थी, और उनका एक ही उद्देश्य था कि जितने जूज हैं, जूइश लोग हैं पूरे जर्मनी में, उनको ख़त्म कर देना है, उनका पूरा नामो निशान मिटा देना है। क्योंकि यहाँ पे जो प्योर जर्मन्स लोग हैं, जिनके मम्मी पापा दोनों प्योर ओरिजिनल जर्मनी के हैं, वही लोग रहेंगे। यस, तो ये नाजी पार्टी के जो लोग थे बस निकल पड़े जूइश लोगों को मारने के लिए। और ये जो नाजी पार्टी थी हिटलर की, ये अगेंस्ट थे, यानी खिलाफ थे जूज के, और एन फ्रैंक और उसकी फैमिली जू ही थी। जो नाजीज थे वो जूस को किल कर रहे थे, यानी उनको जान से मार रहे थे, और उनको फोर्स कर रहे थे कि आप कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ही रहो और वहीं काम करो। यानी कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है, एक छोटा सा कमरा, जैसे मान लो एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पे कमरे में खड़े होने की जगह 4 लोगों की है, लेकिन फंसा फंसा के ढसा ढसा के इसमें 20 लोग भर दिए, और 20 लोगों को ही अंदर जहरीली गैस डाल दी, सब बेचारे तड़प तड़प के मर गए। या इन 20 लोगों को ही ऊपर इनके आग लगा दी, सब जल के मर गए। इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में इनको रखा जाता था और टॉर्चर किया जाता था जूस को। द फ्रैंक फैमिली मतलब जो एन फ्रैंक की पूरी फैमिली है, फ्लेड फ्रॉम जर्मनी इन 1933 एंड टुक शेल्टर इन नेदरलैंड्स। तो उन लोगों ने क्या किया, एन फ्रैंक की जो पूरी फैमिली है वो जर्मनी से फ्लेड यानी भाग गए 1933 में। भागना ही पड़ा, नहीं तो वो लोग मार डालते इनको। और नेदरलैंड्स में जाके शेल्टर लिया, यानी कि एक घर में जाके छोटे से उसमें जाके रहने लगे। लेकिन 1940 में जर्मनी अटैक नेदरलैंड्स, 1940 में जर्मनी ने नेदरलैंड्स पर भी अटैक कर दिया, हमला कर दिया, एंड कैप्चर्ड इट, और उसको भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। Now the Nazis started arresting the Jews to send them to the concentration camp. The Frank family went into hiding. अब नेदरलैंड्स में भी पूरे नाजी पार्टी आ गए और वहाँ से जूस को पकड़ पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज रहे थे। लेकिन फ्रैंक फैमिली जो थी वो यहाँ से भी निकल चले गए और हाइड करने, यानी कहीं छुपने चले गए। कहाँ पे? दे लिव सीक्रेटली इन द अपर फ्लोर ऑफ देयर बिजनेस प्रेमाइसेस। उसके फादर का जो बिजनेस प्रेमाइस था, यानी जो ऑफिस था, उसके टॉप फ्लोर पे जाके वहाँ पे छुप गए फ्रैंक फैमिली। दे हिड देयर फॉर 25 मंथ्स, और 25 महीनों के लिए, 25 मंथ्स के लिए वो उस ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पे जाके छुपे रहे और वहीं पर ही रहते थे। एन हैड स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी बिफोर गोइंग टू द हाइडिंग। एन ने अपनी ये डायरी लिखना कब स्टार्ट कर दी थी? जब वो अपने फादर के फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ छुपने गए थे, उससे पहले, छुपने के पहले उसने अपनी डायरी लिखना स्टार्ट कर दी थी। इन 1944 जर्मन्स केम टू नो ऑफ देयर हाइडिंग, और 1944 में जर्मन्स को पता चल गया कि यहाँ पर एक ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पे जो कुछ जू की कोई फैमिली, जूइश फैमिली है, वो लोग छुपे हुए हैं, यानी फ्रैंक फैमिली छुपी हुई है। दे वर अरेस्टेड एंड सेंट टू अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप। उनको वहाँ से अरेस्ट करा गया और उनको भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया गया वापस। एंड हर सिस्टर मार्गोट एंड हर मदर सून डाइड इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। अब उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, एन की डेथ हो गई। टाइफस नाम की बीमारी, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, उसको वहाँ पे डिजीज़ हो गया और उसकी डेथ हो गई। उसकी जो बड़ी बहन थी जिसका नाम था मार्गोट, उसको वहाँ पे जर्मन्स ने किल कर दिया, मार दिया, और उसकी मदर की भी वहीं पर डेथ हो गई, उसको किल कर दिया गया उसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। हर फादर सर्वाइव्ड एंड पब्लिश्ड अ पार्ट ऑफ एन्स डायरी। उसकी पूरी फैमिली में सिर्फ उसके फादर, जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक, वही सर्वाइव कर पाए, यानी जिंदा रह पाए। और जब उन्होंने सोचा कि, और अकेले वही थे जो बच गए थे, उन्होंने सोचा मैं वापस कॉन्सेंट्रेशन कैंप जाके देखता हूँ, कुछ मेरे फैमिली की कोई सामान, कोई यादें, कोई चीज़ें बची हो। तो उनको ये डायरी मिली एन की, और उन्होंने एन की ये जो डायरी है वो पढ़ी, और उनको लगा कि बहुत अच्छा लिखा है मेरी बेटी ने, और उन्होंने मार्केट में उसको पब्लिश करा दिया। In this diary, Anne gave a tragic account of the difficulties faced by her family and the other Jews. इस डायरी में एन ने बहुत क्लियरली और डीपली ये बताया कि किस तरीके से जो जूस थे उनको मुश्किलें, टॉर्चर और परेशानी फेस करनी पड़ती थी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। ऑल्सो उसकी फैमिली को भी, क्योंकि उसकी फैमिली भी एक जूइश फैमिली थी। The part of the diary reproduced in this chapter is about the days when Anne was a school-going girl and her family had not yet moved to the secret quarters. जो पार्ट हम आज पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, है ना, वो हमने वो वाला पार्ट लिया है उसकी डायरी का, जब वो एक स्कूल गोइंग गर्ल थी, बहुत टॉकेटिव थी, बातें करती थी, मिस्टर कीसिंग उसको पनिशमेंट्स देते थे, और जब उसकी फैमिली सीक्रेट क्वार्टर्स में या छुपने के लिए कहीं नहीं गई थी, फैमिली बहुत खुश थी, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे थे। ये तब की बात है जो वो डायरी का जो पोर्शन हमने आज इस चैप्टर में
लिया है। तो दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एन। इसमें हमको एन के बारे में पता चल गया, उसकी फैमिली के बारे में, कैसे उसने सहा कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, वो स्कूल गोइंग गर्ल थी तो कैसी थी, सब कुछ हमको इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में, उसके डिस्क्रिप्शन में पता चल गया। एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको EMIQs बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पे आपको हमारे सारे टॉप कोर्सेज, हमारे E-नोट्स, E-बुक्स सब कुछ मिल जाएंगे, एंड जिनके जो लिंक्स हैं उनको वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इजीली मिल जाएंगे। सो आपको सब कुछ अवेलेबल है, बस पढ़ने की देरी है। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।